नमस्कार दोस्तों, आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक हमें यह बात सिखाती है कि अमीर कैसे बना जाए और उस पर कैसे टिका जाए। ये हमें बताती है कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है, हम पैसों से कैसे काम ले सकते हैं। इस बुक में हमें जो बातें बताई गई हैं वो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। यह हमें फाइनेंस का पूरा ज्ञान देती है, हमें बताती है कि पैसे कैसे कमाए जाए, अमीर कैसे बना जाए। तो आइए आज हम इस बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। एक के मरने के बाद उनके परिवार और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली और दूसरे के मरने के बाद वह अपने पीछे कर्ज छोड़कर चले गए। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूँकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडी की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचार में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद के बारे में इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह से सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही थे, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा देता, पता कि वह क्या कह रहे हैं। चूंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई थी, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्यम वर्ग के व्यक्ति कर्ज में डूब जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ, अच्छी मेहनत करो, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणताओं पर। इससे
यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवार पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की ही सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त प्रभाव डालते हैं। इसका उदाहरण आमतौर पर यह है कि एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में यह बात खत्म हो जाती है और दूसरे में यह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे यह समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उसका यह मतलब नहीं कि आप जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दिवालियापन की हद तक अपने दिमाग की कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया की सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूं। यह जितना तेज होता है, मैं इसकी मदद से उतने ही ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमाग आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा मदद मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों के लिए सजा है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों के लिए तोहफा है जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे अपने बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहते थे, जबकि दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने से सख्त मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, रिस्क मत लो, जबकि दूसरे का कहना था खतरे का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारे घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हो, जबकि दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है आपका घर, तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें अंतर सिर्फ इतना था कि एक सबसे पहले और एक सबसे आखिरी में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए, आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। जैसे जो सरकारी योजनाएं निकलती है ना, रिटायरमेंट, सरकारी नौकरी वालों को
जो रिटायरमेंट मिलती है, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टियां, छुट्टियों के दिन, बाकी सुविधाएं, इनके बारे में वो हमेशा चिंतित रहेंगे। जबकि वे अपने दो चाचाओं के बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे, और 20 के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था, और मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे, और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार नौकरियों से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरियों के लाभ नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसके बदले में सरकार मुझे यह लाभ दे रही है। जबकि दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बनाने के लिए हमेशा परेशान रहते थे, जबकि दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते थे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे डैडी ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसाय और वित्तीय योजना लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। जबकि दूसरे डैडी, मेरे अमीर डैडी, हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ, और अमीर लोग कभी ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद उनके दिवालियापन की कगार पर आने पर भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा न होने से फर्क नहीं पड़ता। पैसा पास न होना अस्थायी है, जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरी पैसों में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा न जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा न जा सके, फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, और अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, या समझ लूं कि पैसे किस तरह काम करता है, और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जा सकता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां नहीं थी जो मेरे अमीर डैडी कहते थे कि धन संबंधी शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत समय गुजर गया, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं पर चिंतन करता रहता हूं। पैसे के बारे में पढ़ी लिखे डैडी की सलाह को सुनने का मेरा जो फैसला था वो बहुत अच्छा था।
एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 वर्ष का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था मैं वह सब समझ चुका हूँ जो वे मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, और परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तो तब मैं केवल 9 वर्ष का था। इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए वे बहुत आसान थे, और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह बात आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखी गई है, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखी गई है। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने के लिए आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगी, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड बुक का अध्याय 1, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उनका परिचय भी दिया है और इस बुक के बारे में बताया कि इस बुक में क्या क्या है, क्या क्या सीखने वाली महत्वपूर्ण बात है। अगर आप